चलो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम, क्लियर है। स्पाइनल कॉर्ड का जस्ट ब्रीफ डायग्राम डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन की। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हम ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें स्पाइनल कॉर्ड में, क्लियर है। स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन थोड़ा सा ढंग से बना लो ताकि चीजें याद रहें। ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को जब हम लोग काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। देखो अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं, समझ लो। पहले मैं बना लूं फिर तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल पोर्शन और इस इंटरनल पोर्शन में इस तरह से एक कैविटी होती है, एक कैनल होती है, क्लियर है। इस कैनल को हम लोग कहते हैं न्यूरोसी, न्यूरोसी कैनल है, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों ने कहा था कि व्हाइट मैटर का स्ट्रक्चर है, तो इसके आउटर पार्ट में ये जो आउटर पार्ट है यहाँ क्या होगा, हमें व्हाइट मैटर नजर आएगा, तो ये आउटर पार्ट है व्हाइट मैटर, क्लियर। ये आउटर पार्ट व्हाइट मैटर है, जबकि जो इनर पार्ट है ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको मैं थोड़ा सा ग्रेइश अपीयरेंस देने के लिए थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो व्हाइट पार्ट होता है बाहर से व्हाइट और अंदर से ग्रे होता है, तो ये अंदर से ग्रे है, ये रीजन ग्रेइश रीजन है, क्लियर है। तो ये इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये है ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर। नेक्स्ट भाई स्पाइनल कॉर्ड में अगर साइड बतानी हो तो इस साइड एक फिशर होता है यहाँ इस तरह से, और इस साइड एक फिशर होता है यहाँ इस तरह से। ये जो फिशर है इसे हम लोग कहते हैं ये डोर्सल फिशर है, क्योंकि डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है तो डोर्सल फिशर, और ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है तो ये वेंट्रल फिशर, वेंट्रल फिशर, क्लियर है। नेक्स्ट अब जो डोर्सल साइड पे इस एच शेप्ड ग्रे मैटर की, ये ग्रे मैटर कैसा है देखने में हमें लग रहा है कि इंग्लिश के एच जैसा है, तो इसे एच शेप्ड लिखो। इस एच शेप्ड ग्रे मैटर की जो ये दो आर्म्स डोर्सल साइड है, इन्हें क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डोर्सल हॉर्न, और जो वेंट्रल साइड है उन्हें कहा जाता है वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। अब इनसे डेवलप ये जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल रही है ये ट्यूबुलर पार्ट, इन्हें क्या कहा जाता है,
इसे कहा जाता है डोर्सल रूट, डोर्सल रूट, और इसे कहा जाता है वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट। क्लियर है? डोर्सल एंड वेंट्रल रूट समझ लो। चलो नेक्स्ट, अब ये स्ट्रक्चर जो है ये हमें क्या किस लिए अरेंज किया गया है या हमारे अंदर ये स्ट्रक्चर डेवलप क्यों हुआ है, तो समझो इसको थोड़ा सा। ये जो स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर है, जो स्पाइनल कोड है, ये हमारे अंदर डेवलप हुई है नर्व्स के कनेक्शंस के लिए, क्योंकि स्पाइनल कोड से काफी सारी नर्व्स कनेक्टेड होती है। हम लोग कहते हैं कि हमारी क्रेनियम से तो सिर्फ यानी हमारे ब्रेन से तो सिर्फ 12 नर्व्स कनेक्टेड है, क्रेनियल नर्व्स तो 12 पेयर ही है, 24 नर्व्स ही है, जबकि स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर है, यानी टोटल 62 नर्व्स है। तो मैक्सिमम नर्व्स इससे कनेक्टेड है। वो कनेक्टेड किस तरह से है, तो देखो इन रूट्स के थ्रू कनेक्टेड है। एक नर्व होगी जो इस रूट के थ्रू इंटर कर रही होगी स्पाइनल कॉर्ड में, एक नर्व होगी जो इस रूट के थ्रू बाहर जा रही होगी। क्लियर है? तो अब समझो इस चीज को, यानी एक जो नर्व यहां से इंटर कर रही है, यहां से इंटर कर रही है, यहां अंदर आ रही है। क्लियर? ये अंदर आ रही है। इस नर्व को हम लोग क्या कहेंगे, तो देखो ये डोर्सल रूट से आई है, और डोर्सल रूट से आने वाली नर्व्स सेंसरी नर्व्स होती है, तो ये अपनी सेंसरी नर्व है। ये कौन सी नर्व है? सेंसरी नर्व, जो कि सिग्नल लेकर के आ रही है। समझ लो, सेंसरी नर्व है जो कि सिग्नल लेकर के आ रही है। अब एक चीज का ध्यान दो तुम लोग, सेंसरी नर्व सिग्नल लेकर के आ रही है। अगर इस नर्व को मैं एक न्यूरॉन बताऊं, ठीक है नर्व, लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन में सिग्नल की डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन ऑफ सिग्नलिंग डीसी, डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन। तो इसमें सिग्नल वहां से यहां आ रही है, तो बाहर की तरफ जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? डेंड्रॉन, और अंदर जो पार्ट होगा वो एक्सॉन, यानी यहां बीच में कहीं साइटोन होगा। और साइटोन किसकी तरफ होता है जनरली? डेंड्रॉन की तरफ ज्यादा होता है या एक्सॉन की तरफ ज्यादा होता है? डेंड्रॉन की तरफ, क्योंकि डेंड्रॉन छोटी आउटग्रोथ से, तो साइटोन यहाँ कहीं होगा, है ना, यहाँ कहीं होगा। और एक हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि भाई न्यूरॉन के जब टाइप्स डिस्कस किए थे, कि एक न्यूरॉन होता है सूडो यूनिपोलर या बाइपोलर, मतलब ना तो पूरी तरह बाइपोलर है ना पूरी तरह यूनिपोलर है। सूडो यूनि बाइपोलर हो गया, मतलब किस तरह का हो गया? इस तरह का न्यूरॉन है ना, ये साइटोन है, ये मान लो डेंड्रॉन और ये एक्सॉन है, मतलब एक साइड साइटोन है इसमें, समझ लो, ये न्यूरॉन है। तो इसको याद करो और अब समझो। हम लोगों ने कहा था कहां प्रेजेंट है सूडो यूनि बाइपोलर न्यूरॉन? इन डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसकी डोर्सल रूट है, और डोर्सल रूट में सेंसरी नर्व है। मतलब सेंसरी नर्व बनाने वाले न्यूरॉन कौन से हैं? सूडो यूनि बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर बोल दो या सूडो बाइपोलर बोल दो, समझ रहे हो? अब इन न्यूरॉन्स की स्पेसिफिकेशन क्या है कि इनमें साइटोन एक तरफ होगा, एक तरफ होगा, और साइटोन डेंड्रॉन की तरफ होता है। हम लोग कह रहे हैं डेंड्रॉन वहां, साइटोन यहां कहीं होगा, एक तरफ होगा। तो ये नर्व है, ये न्यूरॉन नहीं है, समझ रहे हो? ये नर्व है, न्यूरॉन नहीं है। तो एक न्यूरॉन नहीं, कई सारे न्यूरॉन होंगे, और उन सबका साइटोन एक ही जगह होगा, और एक बल्जिंग सा पोर्शन बनाएगा एक साइड ही, क्योंकि सूडो यूनि बाइपोलर है, एक साइड ही बनाएगा। तो इस रूट में ऐसा बल्जिंग पोर्शन बन जाएगा, इस तरह, इस तरह ऐसे बल्जिंग पोर्शन बन जाएगा एक। और ये बल्जिंग पोर्शन किस लिए बना? क्योंकि यहाँ इनके साइटोन प्रेजेंट, यहाँ इनका साइटोन प्रेजेंट, ठीक है? ये क्या है? ये साइटोन, ये साइटोन सूडो यूनि बाइपोलर न्यूरॉन का साइटोन है, इसलिए ये बल्जिंग पोर्शन मिल गया। अब साइटोन एक न्यूरॉन का, कई सारे न्यूरॉन है जो नर्व बना रहे हैं, तो सारे न्यूरॉन्स का साइटोन का ग्रुप बन गया। अब साइटोन के ग्रुप को जब हम बात करें नर्व्स में यानी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में, तो इसे बोलते हैं गैंग्लिया। तो ये क्या बन गया? गैंग्लिया। ये क्या है? गैंग्लिया है। ये गैंग्लिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइटोन। क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइटोन। ग्रुप ऑफ साइटोन गैंग्लिया बन गया। और ये गैंग्लिया कहां बना है? ये गैंग्लिया बना है डोर्सल रूट में, तो इसे बोलते हैं
डोर्सल रूट गैंग्लिया, शॉर्ट में इसे कहते हैं डीआरजी। तो डोर्सल रूट गैंग्लिया बन गया, समझ रहे हो? क्लियर है? कब बना? सेंसरी नर्व के साइटोन से, ये सेंसरी नर्व, ठीक है, समझ रहे? चलो, और कौन से न्यूरॉन यूज हुए हैं यहाँ सेंसरी नर्व में? तो ये न्यूरॉन यूज हुए हैं सूडो, तुम लोग बाइपोलर बोलते हो, सूडो बाइपोलर न्यूरॉन, सूडो बाइपोलर न्यूरॉन्स, क्लियर? समझ रहे हो? इनसे बना है डोर्सल रूट गैंग्लिया डीआरजी। चलो डीआरजी बन गया, बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये अंदर आ गया, ये सेंसरी नर्व जब अंदर आ गई, एंटर करके स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल लिंक करके आ रही है, तो यहाँ पे तो कुछ न्यूरॉन्स होंगे जो इस सिग्नल को इंटरप्रेट करेंगे, इसे समझेंगे। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं जो इस सिग्नल को समझने का काम कर रहे हैं, यहाँ अंदर प्रेजेंट है, इन्हें हम लोग कहते हैं ये इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, 10, 20, 50 हो सकते हैं, इंटरन्यूरॉन्स है। और फिर सिग्नल्स को इंटरप्रेट कर लिया तो ऑर्डर देना है। अब ऑर्डर कौन लेकर के जाता है? तो ऑर्डर जनरली लेकर के जाती है मोटर नर्व। मोटर नर्व यहाँ से सिग्नल रिसीव करेगी और ऑर्डर लेकर के जाएगी। अब ऑर्डर लेकर के इसी वेंट्रल रूट से बाहर निकलेगी यहाँ, ठीक है। ये कौन सी नर्व है? अबे ये कौन सी नर्व है? मोटर नर्व है, क्लियर है? ये मोटर नर्व यहाँ से सिग्नल लेकर के बाहर निकल गई। अब समझ लो, लेट्स सपोज इट इज अ न्यूरॉन, नर्व नहीं, मैं एक न्यूरॉन मान के बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ इसका क्या होगा, यहाँ से ये सिग्नल ले रहा है, वहां तक लेके जा रहा है, तो यहाँ डेंड्रोन और वहां एक्सोन। तो साइटोन कहाँ होगा? डेंड्रोन की तरफ, तो यहाँ अंदर ही आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड की। यहाँ रूट के अंदर साइटोन नहीं होगा, रूट के अंदर साइटोन नहीं होगा तो बल्जिंग पोर्शन नहीं बनेगा, बल्जिंग पोर्शन नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं डीआरजी तो होती है, डीआरजी नहीं होती है ना। डोर्सल रूट गैंग्लिया तो देखने को मिलता है, वेंट्रल रूट गैंग्लिया देखने को नहीं मिलता, समझ रहे हो? क्लियर हो गया? ये मोटर नर्व बाहर आ गई, समझ लो। चलो, अब ये जो पोर है, ये जिससे ये नर्व्स इंटर कर रही है और एग्जिट कर रही है, इस पोर को क्या कहते हैं? इस पोर को क्या कहते हैं? तो देखो, ये हम लोग यहाँ नहीं उस साइड देखेंगे ताकि डायग्राम थोड़ा सा क्लियर रहे। एक्स्ट्रा पॉइंट इस साइड देख लो। इस पोर को क्या कहते हैं भाई? ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रिकुलर स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड है और ये पोर भी वर्टिब्रा के अंदर ही बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन वर्टिब्रा के अंदर होगा ये फोरामेन, जहां से नर्व्स इंटर करेंगे और लीव आउट करेंगे, क्लियर है? ये क्या है? इनको हम लोग कंबाइन करके कहते हैं सेंसरी मोटरी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी है तो स्पाइनल नर्व्स ही होंगी, है ना। अब स्पाइनल नर्व्स को हम लोग जनरली कैसे डिफाइन करते हैं? हम 3 टर्म्स यूज करते हैं इनके लिए। स्पाइनल नर्व के लिए हम लोग कहते हैं रैमस डोर्सैलिस, जो डोर्सल रूट से जा रही है वो रैमस डोर्सैलिस। एक है रैमस वेंट्रलिस, जो वेंट्रल रूट से जा रही है वो वेंट्रलिस, और एक होता है फिर यहाँ, इन दोनों को कंबाइनली हम लोग टर्म दे देते हैं रैमस कम्युनिकेंस। डोर्सैलिस वेंट्रलिस कम्युनिकेंस 3, ठीक है। ये 3 टर्म्स यूज करते हैं यहाँ इस तरह से। और ये स्ट्रक्चर है अपनी स्पाइनल कॉर्ड का। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, उसका क्लियर है?
ये इस तरह, ये अपने स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। क्लियर? सेम एसआई मैटर इस साइड होता है, सेम एसआई मैटर इस साइड होता है। इस साइड में बना दे रहा हूं क्योंकि वहां एक में समझ आ सकता है। ठीक है, ये दिखता है, ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। कर लो, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, काफी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं यहां से, तो ध्यान से बनाओ। जल्दी कंप्लीट करो। हो गया? चलो, ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से सिग्नल की डायरेक्शन समझ आ सकती है कि भाई सिग्नल डोर्सल रूट से होकर के आते हैं और वेंट्रल रूट से होकर के निकल जाते हैं वापस, यानी सेंसरी नर्व डोर्सल से आती है और मोटर नर्व वेंट्रल से निकल जाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल की डायरेक्शंस हैं। क्लियर है? वेंट्रल रूट क्यों बोला इसे, उसे डोर्सल रूट क्यों बोला? क्योंकि ये वेंट्रल साइड पे है जिस साइड वेंट्रल फिशर है, और ये डोर्सल साइड पे जिस साइड डोर्सल फिशर है। क्लियर? समझ लो, एच शेप्ड ग्रे मैटर की इलोंगेशंस कह सकते हो तुम लोग इसे, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट है जिसमें से नर्व्स आती है, ओपनिंग है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जहां से नर्व्स इंटर और लीव आउट करेंगे। क्लियर? समझ लो, बीच में कैविटी न्यूरोसेल कैनल या न्यूरोसेल कैविटी होती है। ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है जो कि कोडा इल्वेनिया या कोनस मेडुलरिस पर जाकर के खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? अब हम आगे बात करते हैं, ये डायग्राम कंप्लीट हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, अगर बात की जाए स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड ऐसा स्ट्रक्चर है जहां जनरली जो सिग्नल्स रिसीव होते हैं और भेजे जाते हैं, यानी जिन सिग्नल्स का इंटरप्रिटेशन यहाँ होता है, इंटरप्रेट किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं, वो सिग्नल्स रिफ्लेक्स सेक्शंस के होते हैं। क्लियर? तो हम लोग कहते हैं यहाँ बनती है रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ क्या बनती है? रिफ्लेक्स आर्क बनती है। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क हम लोग कहेंगे कि पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ।
अब रिफ्लेक्स एक्शन के पाथ में 5 कंपोनेंट कंसीडर किए जाते हैं, 5 कंपोनेंट्स। यानी रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए 5 कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। कौन कौन से 5 कंपोनेंट है भाई? सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब आया टकराया चला गया वापस, है ना, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर रे की बात की जाए तो समझ लो, तो इसी तरह से सिग्नल का रिफ्लेक्शन होगा। और ये सिग्नल्स या रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाएंगे। कैसे कि भाई इन सिग्नल्स में टाइम नहीं लगेगा, कोई सेंस महसूस हुई, कोई किसी चीज को सेंस किया गया, जस्ट उसी टाइम उसके लिए रिवर्ट आ जाएगा। समझ रहे? क्लियर है? सिग्नल गया और उसी टाइम वापस आ गया। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और रिफ्लेक्स एक्शन के पाथ के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। स्टार्टिंग होती है रिसेप्टर से। रिसेप्टर जो सेंसेस रिसीव करते हैं, क्लियर? समझ रहे हो? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेंसेस रिसीव करेंगे, सिग्नल भेजेंगे किसके थ्रू? सेंसरी नर्व के थ्रू। सेंसरी नर्व के थ्रू सिग्नल भेजेंगे। सेंसरी नर्व के थ्रू सिग्नल भेजेंगे और सिग्नल कहां जाएगा? सेंसरी नर्व के थ्रू सिग्नल भेजा और सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में आया। स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे हम लोग बोलते हैं इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन के पास आया और इंटरन्यूरॉन से वापस यही सिग्नल उसी टाइम हाथों हाथ वापस भेज दिया गया। और किसके थ्रू भेजा गया? मोटर नर्व के थ्रू। मोटर नर्व के थ्रू भेजा गया। और मोटर नर्व के थ्रू सिग्नल किसे मिला, किसने रिसीव किया? फिर ये मोटर नर्व के थ्रू सिग्नल भेजा गया इफेक्टर ऑर्गन की मसल को। क्लियर है? समझ लो, इफेक्टर ऑर्गन, इस ऑर्गन को काम करना है, इफेक्टर ऑर्गन। क्लियर है? इफेक्टर ऑर्गन में भी पर्टिकुलर कहें तो मसल, इसकी मसल के पास सिग्नल गया। तो ये 5 कंपोनेंट्स हो गए हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के। यानी रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह परफॉर्म किया जाता है? रिफ्लेक्स आर्क के 5 कंपोनेंट हैं, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, इंटरन्यूरॉन, मोटर नर्व और इफेक्टर ऑर्गन। ये 5 कंपोनेंट में रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स पाथ कंप्लीट होता है और इस तरह रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? ये हमें स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन से पता चला। समझ रहे हो ना तुम? चलो निपटाओ हो गया। अब हम समझते हैं भाई ये एक्शन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से एक्शन होते हैं। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट देख लिया, तो हम रिफ्लेक्स एक्शंस देख लेते हैं। ठीक है? डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। हेडिंग बनाओ रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस अगर रिफ्लेक्स एक्शंस की बात की जाए तो देखो, रिफ्लेक्स एक्शंस एक तो फास्ट होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट। क्लियर है? फास्टेस्ट सिग्नल्स। क्लियर है? सेकंड, ऐसे सिग्नल्स हैं जिनकी एनालाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है? तो नो एनालाइजेशन नहीं, यानी अगर हम लोग कहें तो इन सिग्नल्स को पढ़ा या समझा नहीं जाता, जस्ट ऐसे सिग्नल आ रहे हैं तो ऐसा काम हो रहा है, ये होगा। मतलब यहाँ सेरेब्रम का रोल नहीं होता, नो रोल ऑफ सेरेब्रम, मतलब एनालाइजेशन सेंटर का कोई रोल ही नहीं है यहाँ। क्लियर है? समझ रहे हो? सेरेब्रम का कोई रोल नहीं है। अगर बात की जाए भाई रिफ्लेक्स एक्शंस किसने बताए, किसने डिस्कवर किए, तो लिखो डिस्कवर्ड बाय। किसने डिस्कवर किए थे रिफ्लेक्स एक्शंस? रिफ्लेक्स एक्शंस की डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? ये पर्सन थे मार्शल हॉल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्स एक्शंस को डिस्कवर किया। फास्टेस्ट है, एनालाइजेशन नहीं होती, सेरेब्रम का कोई रोल नहीं होता, और मार्शल हॉल ने डिस्कवर किया।
समझ लो, क्लियर है। और इसका जो पाथ है वो क्या है, इसका जो पाथ है वो क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इसका पाथ है, क्लियर। इसके पाथ को स्पेशली टर्म दी गई है, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है, समझ लो। ये क्लियर, ये रिफ्लेक्स एक्शंस हो गए। अब हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शंस के टाइप्स की, क्योंकि एग्जांपल तो हमें वही मिलेंगे, अगर एग्जांपल डिस्कस करने तो टाइप्स डिस्कस करने पड़ेंगे। तो देखो हम बात करते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब टाइप डिस्कस करने के लिए कोई ना कोई बेसिस तो लेना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि रिफ्लेक्स एक्शंस कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इस बेसिस पे डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स पाथ, क्लियर है। इस बेसिस पे अपन डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स पाथ। अगर बात की जाए रिफ्लेक्स पाथ की, सॉरी रिफ्लेक्स एक्शंस के टाइप्स की, तो ओरिजिन के बेस पे रिफ्लेक्स एक्शंस दो तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। दो तरह के रिफ्लेक्स एक्शंस मिलते हैं हमें, और ये रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से हैं, तो देखो ये रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से हैं। फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्स एक्शन की, अगर रिफ्लेक्स एक्शन ओरिजिनेट हो रहा हो स्पाइनल कॉर्ड से, तो इसे कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स। सेकंड टाइप ओरिजिन के बेसिस पे, यानी जहां से ओरिजिनेट होता है वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो इसे बोलते हैं मेडुलरी रिफ्लेक्स, मेडुलरी रिफ्लेक्स, क्लियर है। तो देखो स्पाइनल रिफ्लेक्स और मेडुलरी रिफ्लेक्स में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस तो ओरिजिन का ही है, क्लियर है। सबसे पहला डिफरेंस तो ओरिजिन का ही है। स्पाइनल रिफ्लेक्स का स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का ओरिजिन कहां से होगा, स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से होगा। और अगर बात की जाए मेडुलरी रिफ्लेक्सेस का, मेडुलरी रिफ्लेक्सेस का ओरिजिन कहां से होगा, इनका ओरिजिन मेडुला ऑब्लोंगाटा से होता है, इनका ओरिजिन मेडुला ऑब्लोंगाटा से, मेडुला ऑब्लोंगाटा से इनका ओरिजिन होगा। चलो नेक्स्ट भाई, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस मेडुलरी रिफ्लेक्सेस में डिफरेंस क्या है, स्पीड का भी डिफरेंस हमें मिलता है यहाँ। कैसे कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जनरली फास्ट होते हैं और मेडुलरी रिफ्लेक्सेस जनरली, अगर स्पीड की बात की जाए तो स्लो होते हैं कंपैरेटिवली, है ना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भाई स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे न्यूरॉन्स, मतलब स्पाइनल रिफ्लेक्स की बात की जाए तो सिग्नल्स को डिस्टेंस कम ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो वो जल्दी वापस आएगा, जल्दी जा करके। और मेडुलरी में वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो स्लो होगा, ठीक है। ये एक हम छोटा सा डिफरेंस मानते हैं स्पीड का। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल, स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल क्या है, तो देखो स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल, ये फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं और इसका एग्जांपल है नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स, नीजर रिफ्लेक्स। नीजर रिफ्लेक्स भाई स्टैंडर्ड रिफ्लेक्स सेक्शन का एग्जांपल है, जिसे हम लोग, जिसे हमारी एनसीईआरटी डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करती है। देखोगे तो एक ऐसे पैर का डायग्राम दिया होगा, पहले घुटने का, ठीक है, उसमें तुम्हें रिफ्लेक्स सेक्शन समझा रखा होगा। नी जर्क, नी घुटना, जर्क झटका, और रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है कि भाई कोई अचानक से तुम्हारे बैठे बैठे इस घुटने पे से चोट मार दी, अनकॉन्शियस हो, तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम्हारे घुटने पे चोट मारी किसी ने, तो ये पैर अचानक से ऐसे जाएगा सामने की तरफ, मतलब ऐसे बैठे वैसे जाएगा ये, समझ लो। तो सामने वाले का भविष्य हो खतरा है इससे, समझ सकते हो। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी के घुटने में चोट मारो तो सामने खड़े होकर मत मारना, साइड में खड़े होकर। नी जर्क रिफ्लेक्स बहुत फास्ट होता है, टाइम नहीं लेगा तुम्हें हटने का, और बहुत कुछ टूटने का खतरा होता है फिर वहाँ, तो नी जर्क रिफ्लेक्स ऐसे परफॉर्म किया जाता है, फास्टेस्ट रिफ्लेक्स।
अगर मेडुलरी रिफ्लेक्स के एग्जांपल की बात की जाए तो मेडुलरी रिफ्लेक्स का एग्जांपल है सलाइवा सिक्रीशन। सलाइवा सिक्रीशन क्लियर है भाई। सलाइवा सिक्रीशन एग्जांपल कैसे हुआ? तो देखो हमारी पसंद की कोई चीज, अब चीजों में तो बहुत कुछ हो सकता है पर मुझे जनरली मिठाई कहना पड़ता है, ठीक है। हमारी पसंद की कोई चीज हमारे सामने रखी हो तो अपने आप मुंह में से पानी आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा, लबालब हो जाएगी, कभी बाढ़ आने हो जाएगी। अब जनरली एग्जांपल के तौर पे मुझे मजबूरन मिठाई कहना पड़ रहा है तो मिठाई जैसे किसी की फेवरेट हो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, किसी का कोई और फेवरेट हो, ठीक है, तो वो पानी आ जाता है। ये सलाइवा सिक्रीशन ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो ये मेडुलरी रिफ्लेक्स है, मेडुला से कंट्रोल होता है। हम लोग कहते हैं ये स्लो होता है तो ठीक है स्लो, ये मेडुलरी रिफ्लेक्स का एग्जांपल है। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो टाइप के रिफ्लेक्स हैं, स्पाइनल और मेडुलरी रिफ्लेक्स। निपटा हो गया। चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप मतलब सेकंड बेसिस। अब हम किस बेसिस पे डिस्कस करेंगे टाइप्स? तो देखो लिखो सेकंड रिफ्लेक्स सेक्शन के टाइप्स में सेकंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ number of synapse, on the basis of number of synapse। synapse कितने हैं इस बेसिस पे टाइप्स हो जाते हैं और इस बेसिस पे जनरली रिफ्लेक्स सेक्शंस दो टाइप के देखे जाते हैं। कौन कौन से? तो देखो पहला जैसे हम लोग कहते हैं कि एक ही साइनेप्स है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्लियर? सेकंड की में ज्यादा साइनेप्स है, इससे ज्यादा है तो हम लोग कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स सेक्शंस जहां बनने वाला साइनेप्स एक ही होगा, मोनोसाइनेप्टिक। यानी साइनेप्स कितने हैं? साइनेप्स एक है, सिंगल। क्लियर है? समझ लो। पॉलीसाइनेप्टिक वो रिफ्लेक्स सेक्शंस जिसमें साइनेप्स जनरली एक से तो ज्यादा ही होंगे, 2, 4, 5, 10 कितने हो, ठीक है, समझ लो। एक साइनेप्स है मतलब सेंसरी नर्व या न्यूरॉन आ रहा है तो मोटर नर्व या न्यूरॉन जा रहा है, यहाँ एक ही साइनेप्स बना है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ इंटरन्यूरॉन है या नहीं है? अब मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में इंटरन्यूरॉन होगा या नहीं होगा? अबे खच्चरो, ये सेंसरी आ रही है, ठीक है, ये सेंसरी नर्व या मान लो सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है, और ये एक साइनेप्स बना। अब ये एक साइनेप्स बना और एक साइनेप्स पे सिग्नल वापस भी जाना है तो ये मोटर नर्व या न्यूरॉन सिग्नल लेकर के चला गया, ठीक है। अगर इंटरन्यूरॉन होगा तो बीच में एक साइनेप्स और बनाना पड़ेगा, एक साइनेप्स और बनाना पड़ेगा ना, ये सेंसरी, ये इंटर और ये मोटर, समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्स हैं जहां इंटरन्यूरॉन नहीं है, जहां इंटरन्यूरॉन नहीं है, एब्सेंट। क्लियर? जबकि पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस है जहां इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट है, जहां इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट है। क्लियर? तभी तो साइनेप्स के नंबर बढ़े। चलो एग्जांपल की बात की जाए, ऐसा एग्जांपल जहां मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बन रहा हो, यानी एक ही
साइनेप्स हो ऐसा। तो एक चीज बताओ मुझे, तुम एक पॉइंट हम लोग एग्जांपल से पहले और जोड़ सकते हैं भाई। एक तो एक ही साइनेप्स को पार करना हो, 1 2 3 4 5 6 7 साइनेप्स को पार करना हो, और साइनेप्स को पार करते वक्त टाइम लगता है क्योंकि हमारी बॉडी में मैक्सिमम केमिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक डिले प्रेजेंट होता है, टाइम लगेगा। तो जनरली मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शंस फास्ट होते हैं, क्लियर, और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शंस स्लो होते हैं, होंगे। चलो अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन जैसे फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शंस का एग्जांपल है नीजल रिफ्लेक्स। फिर वही एग्जांपल आ गया ना, नीजल रिफ्लेक्स। भाई इसमें पहली बात ये स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स है और इसमें एक ही साइनेप्स होता है, ठीक है, इसलिए दोनों जगह एग्जांपल इसका है, फास्ट है, समझ लो। अब तुम लोगों से कोई नीजल रिफ्लेक्स की प्रॉपर्टीज पूछे तो बता सकते हो भाई फास्टेस्ट रिफ्लेक्स है, स्पाइनल रिफ्लेक्स है और मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, समझ लो। चलो इसके एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें एग्जांपल आता है भाई विड्रॉल ऑफ हैंड, विड्रॉल of hand after touching a hot surface। एक हॉट सरफेस को टच करें, अब मतलब हॉट सरफेस कोई भी मान सकते हो तुम लोग। जनरली अब मुझे मजबूरन यहाँ कोई तवा या कोई गर्म पानी का गिलास से ऐसा बोलना पड़ रहा है, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता ये चीज, पर अब मैं यहाँ एग्जांपल दे नहीं सकता। और सरफेस क्या क्या हो सकती है, तुम भावनाएं समझ लो, भावनाएं। हॉट सरफेस को टच करें तो वहां एकदम से हम हाथ ऐसा नहीं हटाते भाई, हॉट सरफेस टच की फील हॉट है, हटा लो नहीं जल जाएगा, टाइम लगता है उस चीज को सेंस करने में। या फिर तुम लोग कहो कि भाई विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर पियर्सिंग अ नीडल, एक सुई चुभने के बाद हाथ हटाना, समझ लो, तो उसमें भी टाइम लगता है। नीजल रिफ्लेक्स इतना फास्ट नहीं होता वो, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इसका। हालांकि कुछ हॉट सरफेसेस ऐसी होती हैं जिन्हें टच करने के बाद हाथ हटाने का मन ही नहीं करता, तो ये एग्जांपल हर जगह ऐसा ही नहीं है, बट लिख लो, ठीक है। चलो ये है सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइनेप्स, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगर अपन बात करें थर्ड तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर कहीं जॉब का फॉर्म भी अप्लाई करते हो, कहीं सीवी भी भेजते हो तुम लोग, तो बंदा सबसे पहले उसमें एक्सपीरियंस वाला कॉलम ही देखता, तो हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शंस भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अगर बात की जाए एक्सपीरियंस के बेस पे, तो रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप, ये रिफ्लेक्स एक्शंस अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, जिन पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, कोई शर्त नहीं है इन रिफ्लेक्सेस के लिए कि ये होगा तभी ये रिफ्लेक्स होगा, कंडीशनल नहीं है। सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स, क्लियर है। कंडीशनल और अनकंडीशनल दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। हम लोग पहले अनकंडीशनल की बात करते हैं। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स की अगर बात की जाए तो ये वो रिफ्लेक्स होंगे जहां कंडीशन की जरूरत नहीं, मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से होंगे जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, क्लियर है। इनबोर्न रिफ्लेक्स लिखो तुम लोग, जन्मजात होते हैं जो इनबोर्न रिफ्लेक्स, इनबोर्न रिफ्लेक्स होते हैं जो जिन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती,
नो नीड टू बी लर्न। अबे ध्यान से, लर्न की स्पेलिंग, जिन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड टू बी लर्न, लेकिन लर्न की जगह जिन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल ऐसे कौन से रिफ्लेक्स है जिन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती? जन्मजात सीखे सिखाए आते हैं, मतलब अपने हार्ड ड्राइव में लोड करके भेजता है भगवान, डाउनलोड करके फाइल सेव करके भेजता है। जैसे मोबाइल आते हैं तो गूगल क्रोम उसमें प्री इंस्टॉल्ड होता है, ऐसे ही भगवान हमारे अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस प्री इंस्टॉल्ड करके भेजता है। कौन से हैं तो देख लो, यहाँ इन रिफ्लेक्सेस के एग्जांपल में आता है जैसे रोना। कोई नहीं सिखाता हमें, ठीक है, बच्चे को ये नहीं कहते कि बेटा देख ऐसे रोया जाता है, सिखाते थोड़ी है, सिखा सिखाए होता है, ठीक है, बिना कई साल शुरू हो जाता है, बटन दब जाता है उसका, ठीक है, चाहे विजुअल इफेक्ट ना आ रहे हो, क्योंकि छोटे बच्चे रोते पर आंसू नहीं आते, उनके लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होते उस टाइम तक, बट साउंड इफेक्ट जबरदस्त देते हैं, इतना जबरदस्त देते हैं कि रात का माहौल भी खराब कर देते हैं, ठीक है। चलो, माँ बाप बेचारे प्लानिंग कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी को डिवाइड करने की, वो ऐसा होना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, तो शुरू हो जाती है। ये रिफ्लेक्स एक्सिस इनबोर्न है। चलो रिपीट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो भाई कफिंग, खांसना हमें किसी ने सिखाया थोड़ी तक बेटा देख ऐसे खांसते हैं, नहीं रे, जन्म से सीख के आए, भगवान ने इंस्टॉल करके भेजा है कफिंग वाला सॉफ्टवेयर, है ना। चलो, और स्नीजिंग सीखना भी ये सॉफ्टवेयर भी प्री इंस्टॉल्ड है, इनबोर्ड लेकर के आए हम लोग, ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, हिकअप्स सिखाया थोड़ी था कि बेटा ऐसे इसकी रहती है, अबे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है स्टार्टिंग से। चलो नेक्स्ट, और क्या कुछ होता है जो हम लोग, अबे क्या होता है जो हम लोग सीखे सिखाए थे भाई, स्माइल, स्माइलिंग, अबे लाफ्टर की बात नहीं कर रहा, वो तो हम लोग सीखते हैं, राउंड नहीं सिखाया था। चलो स्माइल जो होता है, छोटा बच्चा बड़ा बड़ा ऐसा मुस्कुरा, मजा आ रहा है, सेवा हो रही है पूरी, वो वाली स्माइल, वो हम लोग इनबोर्न लेकर के आए। चलो ये कुछ इनबोर्न रिफ्लेक्सेस हैं जो हमें प्री इंस्टॉल्ड मिले थे हमारी बॉडी में। कंडीशनल भाई ये ऐसे रिफ्लेक्स हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं, ठीक है, नीड टू बी लर्न, इन्हें सीखना पड़ता है, ठीक है, और इन्हें एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंडीशनल रिफ्लेक्सेस को एक्सप्लेन किया, उनका नाम बहुत शानदार सा पढ़ते हैं हम लोग, नाम है इवान पावलो, क्या लो पावलो, इवान पावलो, ठीक है। इसका एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत मेहनत वाला एक्सपेरिमेंट था, बड़े मेहनत की थी इस बंदे ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, और इस एक्सपेरिमेंट से हमें कंडीशनल रिफ्लेक्सेस का पता चला था। एक्सपेरिमेंट है, देखो ये एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट था डॉग बैड सलाइवा, ये अंग्रेज कहते हैं भाई इसे, हम क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस था कुत्ता, गंडक यानी हड्डी, और लठ, अबे ध्यान से रे, लठ है लठ, ठीक है, कुत्ता हड्डी और लठ। ये एक्सपेरिमेंट भाई इवान पावलो का था। क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, कितनी मेहनत की थी, क्या किया था, बड़ी मेहनत से एक कुत्ता लाया और बड़ी मेहनत से उसको कई दिनों तक भूखा रखा इवान पावलो ने, कई दिनों तक बड़ी मेहनत करके उसको भूखा रखा, कुछ खाने के लिए नहीं दिया, तो कितनी मेहनत की होगी मैंने। फिर भाई क्या किया, एक घंटी ली, एक हड्डी ली, गंडक के पास गया, कुत्ते के पास गया आई मीन, और उसके पास जाके उसको पहले तो छनन छनन घंटी सुनाई और फिर उसको हड्डी दे दी।
बड़ी मेहनत की, अगले दिन भी ऐसा ही किया, 2-3 दिन किया, चौथे दिन थोड़ा दूर खड़ा हुआ, घंटी बजाई, गंडक को समझ आया कि घंटी बज रही है, हड्डी मिलने वाली है, गंडक उसके थोड़ा नजदीक आ गया, हड्डी दे दी। फिर 5वें दिन थोड़ा दूर खड़ा हुआ, घंटी बजाई, गंडक आ गया, हड्डी दे दी। ऐसा चलते चलते घर के अंदर से घंटी बजाता और गंडक आता, मतलब कुत्ता आता और हड्डी दे देता। अब कुत्ते को पता था घंटी सुनते ही हड्डी मिलनी है, तो कुत्ते के मुंह में अपने आप पानी आ जाता, रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हो जाता, ठीक है। तो कुत्ता बाहर से आता ना घर के अंदर, ऐसा मतलब कहते हैं लबालब बाढ़ आई हुई होती, उसके मुंह में ऐसा टपकता हुआ आता, ठीक है, मिलेगी जाती हड्डी, तो वो बाहर से ही लबालब सलाइवा लेकर के आता मुंह में और आकर के हड्डी दे देता, चला जाता। ये चला सिलसिला महीने 1.5 महीने करीब, बड़ी हड्डियां खिलाई इवान पावलो ने, बड़ी मेहनत की, देखो कितनी मेहनत कर रहा है, घंटी बजा रहा है। फिर उसने क्या किया, एक दिन घंटी बजाई, कुत्ता आया मूड बना के गया, आज फिर हड्डी मिलेगी, घंटी बज रही है, चलो सलाइवा आ गया उसके मुंह में। आते ही कुत्ता ऐसे इंतजार कर रहा है, दे कदसी देसी हड्डी, और इवान पावलो ने पीछे से मतलब आई मीन अपने पीछे खड़ा कर रखा था, लठ पीछे से निकाला, दे कुत्ते के मारा। अब कुत्ता बेचारा चिल्लाता हुआ भाग गया, भाई धोखा हो गया रे, हड्डी लेने आया ना, घंटी तो हड्डी पे मिलती है ना, घंटी बजती है तो हड्डी मिलती है, लठ मिल गया। तो फिर कुत्ता चला गया, अपसेट हो गया, बोला ना आज मूड खराब था, कल फिर देखते हैं। कल फिर घंटी बजी, कुत्ता आया, ठीक है, और कुत्ते के वही सलाइवा मुंह में, अबे मक्खी क्या करना चाहती है, इसके परिवार की बातें थोड़ी हो रही है, चलो। तो कुत्ता आया और वही मुंह में पानी, उसके सलाइवा, फिर इवान ने लठ क्या दिया, मतलब फिर लठ मारा इवान पावलो ने। फिर ऐसे ही चलता रहा 5-10 दिन तक, कुत्ता आता घंटी बजती ही, मजबूरी हो गई थी उसकी, क्योंकि उसके माइंड में सेट हो गया, उसे पता है लठ पड़ रहे हैं 4-5 दिन से लगातार, पर उसके मन में था कि हाँ घंटी बजते ही खाना मिलता है तो मुझे जाना है, ये था। दूसरा उसके मन में था घंटी बजते ही खाना मिलता है तो मुंह में से सलाइवा अपने आप सीक्रेट हो जाता। 5-6 दिन हो गए बेचारा लठ खा रहा था, कोई हड्डी नहीं मिल रही, फिर भी उसके मुंह से सलाइवा सीक्रेट हो रहा, समझ रहे हो। तो ये था कंडीशनल रिफ्लेक्स। इवान पावलो ने उसे सिखाया कि भाई घंटी बजे तो तुझे सलाइवा सीक्रेट करना, उसकी बॉडी ने सीख लिया। अब घंटी बजे हड्डी तो नहीं मिल रही, लठ पड़ रहे, पर सलाइवा फिर भी सीक्रेट हो रहा था। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। ये इवान पावलो का एक्सपेरिमेंट था कि हमें कुछ सीखना पड़ता है, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस है, कुछ रिफ्लेक्स हम सीखते हैं तब जनरेट हो जाते हैं हमारे अंदर। और इसके एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो एग्जांपल में आएगा, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज सीखते हैं, पढ़ना हम लोगों ने सीखा था कि किस चीज को कैसे पढ़ा जाता है, रीडिंग, है ना। अब तो चाहे अंधेरे में भी तुम लोगों को सुधार करके पूछ ले भाई एस कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखोगे, है ना। कोई एक बार छोटी सी झलक दिखा दे, पूछ ले ये क्या है, तो तुम लोग कह दो यार है, क्योंकि हम लोगों ने ये सीख लिया पढ़ना, ठीक है। अब हमें सोचना नहीं पड़ता ये सब मोड से आए हुए 2-3 ये अक्सर क्या होगा, ये पता है ये ऐसे होता है, डेफिनेट है, ठीक है, समझ रहे हो। ये एक इसमें आता है राइटिंग हम लोगों ने सीखी थी, मैडम हाथ पकड़ के से लिखवाती थी, बेटा बना है, बेटा बना क्या कबूतर, ये तो राइटिंग हम लोगों ने सीखी थी, समझ गए। नेक्स्ट इसी तरह का रिफ्लेक्स एक्शन ड्राइविंग। अबे स्टार्टिंग में हम लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, भिड़ते हैं, बचेड़ मारते हैं एक दूसरे में, ड्राइविंग सीखते वक्त, फिर सीख जाते हैं तो साथ है अंधेरे में क्यों ना चला रहे हो, ऐसा लगे ना सामने से कोई आ रहा, हाथ अपने आप ब्रेक लगा देता है, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्यों होता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्स सेट हो गया, अगर सामने ऐसा कोई दिखे तो ब्रेक मार दो, समझ रहे हो, ये रिफ्लेक्स सेट हो चुका है। तो रीडिंग, राइटिंग, ड्राइविंग, और अगर हम लोग कहीं भी नोरा फतेही बनना यानी डांसिंग, ये भी हम लोग सीखते हैं और फिर ये सेट हो जाता है। वो सोचती नहीं है नाचते वक्त कि ये पैर इस साइड जाना है, ये हिस्सा इस साइड जाना है, ये हिस्सा ऐसे होना है, अब उसके अंदर अपने आप हो जाता है वो चीजें, ठीक है, सेट हो रखी है, पापड़ी की गलती नहीं है रे, वो चीजें सेट हो गई उसके माइंड में, रिफ्लेक्स हो गया। तो ये कंडीशनल रिफ्लेक्स के एग्जांपल है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस थे, ये बाबड़ा इवान पावलो था, और ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस कंप्लीट हुए, यहाँ रिफ्लेक्स एक्शंस कंप्लीट हो गए, और आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।
लिखते हैं तुम